लोग गांधी जी को महात्मा कहते हैं, लेकिन क्या एक 77 साल के आदमी का अपनी पोती के उम्र के साथ की लड़कियों के साथ नंग सोना महात्मा का काम है? क्या जात व्यवस्था को शुरुआत में सही ठहराना एक महात्मा की सोच हो सकती है? और क्या देश के बंटवारों को ना रोक पाना एक महात्मा की नाकामी थी? इस वीडियो में हम गांधी जी की जिंदगी के सबसे विवादित पन्नों को खोलेंगे, जिन्हें इतिहास की किताबों में अक्सर छिपाया जाता है। हम आरोपों को सुनेंगे, बचाव पक्ष की दलीलों को समझेंगे और सबूतों को तौलेंगे। इस सफर के अंत में फैसला आपका होगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल को कूरे देने वाले हैं जो भारत की पहचान से जुड़ा है। एक ऐसा नाम जो हमें बचपन से रटाया गया है, एक ऐसी उपाधि जो श्रद्धा का दूसरा नाम है, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन क्या ये उपाधि, ये सम्मान उनके जीवन के हर काम को सही साबित करता है? क्या महात्मा का चोला पहनने से उनके हर फैसले और हर कदम पर सवाल उठाना बंद कर देना चाहिए? आज हम इतिहास के वो पन्ने पलटेंगे जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हमारा मकसद किसी को हीरो या विलेन बनाना नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ अनबाइस्ड जांच करना, फैक्ट्स को आपके सामने रखना, ताकि आप यानी दर्शक खुद फैसला कर सकें कि क्या गांधी वाकई महात्मा थे। एक महात्मा का उदय और नस्लवाद के दाग, दक्षिण अफ्रीका का सच। गांधी जी की कहानी भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में शुरू होती है। सन 1893 में एक नौजवान वकील बनकर वो दादा अब्दुल्ला के नाम पर एक व्यापारी का केस लड़ने वहाँ गए। कॉन्ट्रैक्ट तो 1 साल का था, पर ये 21 साल की एक ऐसी यात्रा बन गई जिसने मोहनदास जी को पूरी तरह बदल दिया। यहीं से उनके महात्मा बनने का सफर शुरू हुआ। हम सबने वो मशहूर कहानी सुनी है। 7 जून 1893 को पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर फर्स्ट क्लास एसी का टिकट होने के बावजूद गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक कुली थे, एक भारतीय थे। उस ठंडी रात में स्टेशन पर कांपते हुए गांधी जी ने तय किया कि वो इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने संग्रह को जन्म दिया। इसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ हो रहे नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने नाटाल इंडियन कांग्रेस बनाई, इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार निकाला और 1906 के ब्लैक एक्ट के खिलाफ एक बड़ा संग्रह आंदोलन चलाया, जिसमें हजारों भारतीय जेल गए। उनकी लड़ाई ने न सिर्फ वहाँ के भारतीयों को जगाया, बल्कि आगे चलकर नेशनल मंडेला के आंदोलन को भी प्रेरणा दी। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है जो कम सुनाया जाता है। आलोचक इशारा करते हैं कि अपने शुरुआती दिनों में गांधी जी के विचार वैसे नहीं थे जैसा हम आज सोचते हैं। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि शुरुआती दौर में गांधी जी अश्वेत अफ्रीकी लोगों के लिए काफिर जैसा अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करते थे और उन्हें भारतीयों से कमतर समझते थे। उनका संघर्ष मुख्य रूप से भारतीयों के अधिकारों के लिए था, जिन्हें वो ब्रिटिश साम्राज्य के सभ्य नागरिक साबित करना चाहते थे, न कि सभी नस्लों की बराबरी के लिए। आलोचकों का ये तक कहना है, गांधी जी का तर्क था कि भारतीय आर्य वंश के होने के कारण श्वेत अफ्रीकियों से बेहतर बर्ताव के हकदार हैं। ये एक बहुत गंभीर आरोप है। क्या वाकई राष्ट्रपिता कहे जाने वाले व्यक्ति के मन में ऐसे विचार थे? उनके समर्थक कहते हैं कि ये गांधी जी के जीवन का शुरुआती दौर था और हमें उन्हें उस वक्त के हिसाब से देखना चाहिए। वो एक ऐसे समाज से आए थे जहां जात और वर्ग की गहरी जड़ें थीं और उनके विचार भी उसी माहौल से प्रभावित थे। समर्थकों का कहना है कि दक्षिणी अफ्रीका के अनुभव ने ही उन्हें बदला। जो इंसान शुरू में सिर्फ भारतीयों के लिए लड़ रहा था, वो धीरे धीरे हर तरह के अन्याय के खिलाफ एक ग्लोबल आवाज बन गया। दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि उस जमाने के हिसाब से कहकर इन नस्लवादी विचारों को हल्का नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि ये गांधी की विरासत पर एक ऐसा दाग है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। वो सवाल उठाते हैं कि अगर गांधी जी अश्वेतों के बराबरी का दर्जा नहीं देते थे तो क्या उनका सत्याग्रह वाकई सबके लिए न्याय की लड़ाई थी या सिर्फ अपने समुदाय के फायदे के लिए था? ये एक मुश्किल सवाल है। क्या हम किसी इंसान को उसकी शुरुआती विचारों से तौलें या उनके जीवन भर के विकास से? क्या दक्षिणी अफ्रीका में गांधी एक नस्लवादी थे जो बाद में संत बन गए? वो हमेशा से एक जटिल इंसान थे। इनके विचार वक्त के साथ बदले। ये पहला सवाल है जिसे हमें खुद से पूछना होगा। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य की अग्नि परीक्षा, आध्यात्मिक प्रयोग या नैतिक पतन। अब आते हैं गांधी जी के जिंदगी की सबसे निजी, सबसे चौंकाने वाले और शायद सबसे ज्यादा विवादित अध्याय पर, उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करने में भी लोग कतराते हैं, लेकिन गांधी जी की शख्सियत को पूरी तरह समझने के लिए इसे नजर
नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सन 1906 में 38 की उम्र में गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, यानी हर तरह की यौन इच्छा का पूरी तरह त्याग। गांधी जी के लिए ये सिर्फ एक पर्सनल फैसला नहीं था, वो मानते थे कि वीर्य को बचाने से इंसान को जबरदस्त शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। उनका मानना था कि एक पब्लिक लीडर जो लाखों लोगों को रास्ता दिखा रहा है, उसका अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होना ही चाहिए। लेकिन गांधी जी सिर्फ व्रत लेकर नहीं रुके, उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य को टेस्ट करने का फैसला किया और यहीं से सारा विवाद खड़ा होता है। अपनी जिंदगी की आखिरी सालों में, खासकर 1940 की दशक में, जब वो 70 साल पार कर चुके थे, गांधी जी ने कुछ ऐसा प्रयोग किया जिन्हें आज के समय में समझना बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपने आश्रम की युवा लड़कियों को, जिसमें उनकी अपनी पोती जैसी रिश्तेदार मनु गांधी और अभा गांधी भी शामिल थीं, अपने साथ एक ही बिस्तर पर नग्न सोने के लिए कहना शुरू किया। इन महिलाओं में उनकी डॉक्टर सुशीला नायर का भी नाम आता है। मनु गांधी उस समय सिर्फ 17 से 19 साल की थी। गांधी जी का तर्क था कि अगर वो एक जवान नग्न स्त्री के साथ सोने के बावजूद अपने मन को जरा सा भी यौन उत्तेजना महसूस नहीं करते, तभी उनका ब्रह्मचर्य सच्चा माना जाएगा। वो इसे अपनी अग्नि परीक्षा कहते थे। मनु बेन की डायरी, जो बाद में छपी, इन घटनाओं को कन्फर्म करती है। वो लिखती हैं कि गांधी जी उन्हें अपने माँ जैसी लगते थे और वो इस प्रयोग को एक पवित्र काम मानती थी। गांधी जी के मुताबिक इन प्रयोगों में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती थी और ना ही किसी तरह का गलत स्पर्श होता था। अक्सर सिर्फ अपने आत्म नियंत्रण को समझना था। लेकिन क्या ये दलील काफी है? आलोचक इन प्रयोगों को भयानक रूप से शोषण करने वाला, अनैतिक और पावर का गलत इस्तेमाल मानते थे। उनका तर्क है कि गांधी जी और उनके युवा लड़कियों के बीच उम्र, रुतबे और अधिकार का जमीन आसमान का फर्क था। गांधी जी बापू थे, राष्ट्रपिता थे। उनके सामने एक जवान लड़की की ना कहने की हिम्मत या इच्छा कितनी रही होगी? क्या इसे सच में मर्जी से किया गया काम कहा जा सकता है? आलोचक इसे एक बूढ़े आदमी का अपनी यौन इच्छाओं के साथ एक खतरनाक खेल कहते थे, जिस पर आध्यात्मिकता का पर्दा डाल दिया गया। वो सवाल उठाते हैं कि क्या किसी भी आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए युवा लड़कियों की गरिमा को दांव पर लगाना सही हो सकता है? उस समय भी इन प्रयोगों का जबरदस्त विरोध हुआ था। गांधी जी के कई करीबी साथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चिट्ठी लिखकर अपनी गहरी नाराजगी जताई और उनके कई सहयोगी तो विरोध में आश्रम छोड़कर चले गए। लेकिन गांधी जी अपने फैसले पर अड़े रहे। उन्होंने पब्लिक में अपने प्रयोगों को डिफेंड किया और कहा कि यह सत्य के साथ उनके प्रयोगों का एक हिस्सा है और इसे छिपाना पाखंड होगा। वहीं गांधी जी के समर्थक एक अलग नजरिया पेश करते हैं। वो कहते हैं कि गांधी जी की पूरी जिंदगी एक खुली किताब थी। उनका तर्क है कि इन प्रयोगों को आज के सामाजिक या यौन पैमानों से नहीं, बल्कि गांधी जी के अपने आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाना चाहिए। वो इस बात पर जोर देते हैं कि इसमें शामिल महिलाएं अपनी मर्जी से भाग ले रही थी और वो भी इसे एक आध्यात्मिक अभ्यास के तौर पर देखती थी। ये मुद्दा हमें एक गहरी नैतिक दुविधा में डाल देता है। एक तरफ गांधी जी का आध्यात्मिक तर्क है जो आत्म नियंत्रण की हदें पार करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ आज की नैतिकता और नारीवाद के सिद्धांत जो इन प्रयोगों को पावर के गलत इस्तेमाल और शोषण के रूप में देखते हैं। क्या हम गांधी जी के इरादों को देखें जो शायद उनके हिसाब से पवित्र थे, या हम उनके कामों के नतीजों को देखें जो आज की नजर से बेहद आपत्तिजनक लगते हैं? क्या एक महात्मा को ऐसा प्रयोग करने का हक है जो समाज के कमजोर लोगों को एक असहज स्थिति में डाल दे? ये दूसरा बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। अब तक हमने दो बहुत ही मुश्किल मुद्दों पर बात की है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के दिन और उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप इन घटनाओं को गांधी जी के महात्मा बनने के सफर का हिस्सा मानते हैं, या ये उनकी विरासत पर ऐसे दाग हैं जिन्हें धोया नहीं जा सकता? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और गांधी जी के राजनीतिक जीवन के दो सबसे बड़े विवादों को देखते हैं। जात व्यवस्था पर उनके विचार, भारत के बंटवारे में उनकी भूमिका, जात का चक्रव्यूह। गांधी जी बनाम अम्बेडकर साहब। भारत के समाज में जात व्यवस्था एक ऐसा जख्म है जो सदियों से रिस रहा है। गांधी जी जो पूरे भारत को एक करना चाहते थे, इस मुद्दे से कैसे निपटें, इस विषय पर उनके विचार बदलते रहे और इसी मुद्दे पर उनकी सबसे तीखी वैचारिक लड़ाई हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के साथ। अपने शुरुआती लेखों में गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। वो इसे हिंदू धर्म का एक जरूरी हिस्सा मानते थे जो समाज को व्यवस्थित रखने का एक तरीका था। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों का पेशा अपनाना चाहिए ताकि समाज में स्थिरता बनी रहे। ताकि वो हमेशा छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। वो इसे हिंदू धर्म पर एक कलंक मानते थे और इसे खत्म करने को अपने जिंदगी का एक मिशन
हरिजन बना लिया। उन्होंने अछूत माने जाने वाले लोगों को हरिजन यानी ईश्वर के लोग नाम दिए और उनके मंदिर में जाने और सामाजिक बराबरी के लिए कई आंदोलन चलाए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के लिए गांधी जी का ये नजरिया काफी नहीं था। वो खुद एक ऐसी जात से आते थे जिसने भयानक भेदभाव झेला था और उनका मानना था कि समस्या सिर्फ छुआछूत नहीं बल्कि पूरी जात व्यवस्था है। अंबेडकर साहब का तर्क था जब तक वर्ण और जात की व्यवस्था रहेगी तो तब तक ऊंच नीच का भाव भी बना रहेगा। उनके लिए यह सिर्फ काम का बंटवारा नहीं बल्कि काम करने वालों का बंटवारा था। अंबेडकर साहब को हरिजन शब्द भी अपमानजनक लगता था। उन्हें लगता था कि गांधी जी दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। वो गांधी जी के सुधार के तरीकों से असहमत थे। गांधी जी दिल बदलने में यकीन रखते थे जबकि अंबेडकर साहब राजनीतिक और कानूनी अधिकारों में। ये टकराव 1932 में पूना पैक्ट के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया। ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव रखा। इसका मतलब था कि दलित अपने नेता को चुनने के लिए अलग से वोट डालते। अंबेडकर साहब इसके जबरदस्त समर्थक थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यही एकमात्र तरीका है जिससे दलित अपने असली नेता चुनकर विधान सभाओं में भेज सकते हैं। लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने इसे हिंदू समाज को तोड़ने की एक अंग्रेजी चाल बताया। अपनी मांग मनवाने के लिए गांधी जी ने पूना की येरवडा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूरा देश हिल गया। गांधी जी की जान बचाने का दबाव अंबेडकर साहब पर आ गया। आखिरकार भारी मन से अंबेडकर साहब को झुकना पड़ा और पूना पैक्ट पर दस्तखत करने पड़े। इसके तहत अलग निर्वाचक मंडल की जांच छोड़ दी गई और बदले में दलितों के लिए विधानसभाओं में आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। आलोचक पूना पैक्ट को गांधी जी की जिद का नतीजा मानते हैं जिसने दलितों के राजनीतिक हक का एक सुनहरा मौका छीन लिया। उनका कहना है कि गांधी जी ने अपने महात्मा की छब और अपनी जान को दांव पर लगाकर अंबेडकर साहब को इमोशनली ब्लैकमेल किया। वो तर्क देते हैं कि गांधी एक संपूर्ण हिंदू होने के नाते कभी भी उस दर्द को पूरी तरह से नहीं समझ सके जो अंबेडकर और करोड़ों दलितों ने झेला था। वहीं गांधी जी के समर्थक कहते हैं कि उनका मकसद हिंदू समाज को टूटने से बचाना था। वे मानते हैं कि अलग निर्वाचक मंडल समाज में हमेशा के लिए बंटवारा पैदा कर देता। उनका लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां छुआछूत की कोई जगह न हो और उन्हें लगता था कि ये लक्ष्य सवर्णों का दिल बहलाकर ही हासिल हो सकता है, राजनीतिक बंटवारा से नहीं। वो ये भी बताते हैं कि गांधी जी अपनी पूरी जिंदगी हरिजनों की भलाई के लिए लगा दी। ये दो महान नेताओं के बीच का टकराव था जिनके लक्ष्य शायद एक ही थे, दलितों का उत्थान, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग थे। एक सुधार चाहता था, दूसरा क्रांति। क्या गांधी जी ने अंबेडकर साहब को रोककर दलितों के भविष्य के साथ अन्याय किया या वो एक बड़े सामाजिक बिखराव को रोकने की कोशिश कर रहे थे? क्या एक महात्मा को ये हक था कि वो एक पूरे समुदाय के भविष्य का फैसला अपने अनशन से करे? ये तीसरा सवाल है जो हमें खुद से पूछना होगा। अब बात करते हैं विभाजन के घाव, नायक, खलनायक या एक बेबस पिता। भारत की आजादी की कहानी का सबसे दर्दनाक चैप्टर है देश का बंटवारा। एक ऐसी त्रासदी जिसमें लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए और सरहदों के दोनों पार नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जो आज तक नहीं गिरी। इस बंटवारे में गांधी जी की क्या भूमिका थी? ये सवाल आज भी गूंजता है। गांधी जी पर उल्टी दिशाओं से आरोप लगते हैं। एक बड़ा वर्ग, खासकर दक्षिण पंथी विचारधारा के लोग, गांधी जी को बंटवारे के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका मुख्य आरोप मुस्लिम तुष्टीकरण का है। वो कहते हैं कि गांधी जी ने हिंदुओं के हित को नजरअंदाज करके हमेशा मुसलमानों को तरजीह दी। इस आरोप के लिए ये तर्क दिए जाते हैं। जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव जब बंटवारे की मांग जोर पकड़ रही थी तो देश को एक रखने की आखिरी कोशिश में गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को प्रस्ताव दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना को अखंड भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। आलोचक इसे गांधी जी के सबसे बड़ी भूल बताते हैं। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए, आजादी के फौरन बाद भारत पाकिस्तान के बीच संपत्ति का बंटवारा हो रहा था। समझौता के तहत भारत को पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने थे, जिनमें से 20 करोड़ रुपए दिए जा चुके थे। इसी बीच पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। भारत सरकार ने बाकी के 55 करोड़ रुपए रोक दिए, लेकिन गांधी जी इस बात पर अड़ गए कि भारत को अपना वादा निभाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में हो रहे दंगों को रोकने, पाकिस्तान को उसका हिस्सा देने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। सरकार को झुकना पड़ा और पाकिस्तान को पैसे दिए गए। आलोचक कहते हैं कि गांधी जी ने उन पैसों को पाकिस्तान को दिलवाया जिसका इस्तेमाल
वो भारत के ही खिलाफ जंग के लिए कर रहा था। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि गांधी बंटवारे के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने बंटवारों को पाप कहा था और यहाँ तक कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा स्वीकार करती है तो वो मेरी लाश पर होगा। जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दरअसल देश को टूटने से बचाने की एक तसाह और आखिरी कोशिश थी। गांधी जी को लगा कि शायद सत्ता का लालच जिन्ना को बंटवारे की मांग छोड़ने पर मजबूर कर दे। क्या कोई तुष्टीकरण नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक दांव था जो फेल हो गया। 55 करोड़ रुपए कोई तोहफा नहीं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत पाकिस्तान का कानूनी हक था। गांधी जी का मानना था कि युद्ध के बावजूद भारत को अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। साथ ही उनका अनशन सिर्फ पैसों के लिए नहीं था बल्कि दिल्ली में हो रहे मुसलमानों के खिलाफ भयानक हिंसा को रोकने के लिए भी था। तो फिर बंटवारा हुआ कैसे? इतिहासकार बताते हैं कि 1946 के चुनाव के बाद जब मुस्लिम लीग जीती और डायरेक्टर एक्शन का ऐलान किया तो देश में भयानक दंगे भड़क उठे। कलकत्ता, नोआखली, बिहार और पंजाब में हजारों लोग मारे गए। हालात इतने बिगड़ गए थे कि सरदार पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे बड़े नेता इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि जिन्ना के साथ मिलकर सरकार चलाना नामुमकिन है। उन्हें एक खूनी गृह युद्ध और एक दर्दनाक बंटवारे में से किसी एक को चुनना था। उन्होंने भारी मन से बंटवारों को चुना। गांधी जी उस समय तक राजनीतिक रूप से हाशिए पर जा चुके थे। फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया था, गांधी जी ने नहीं। जब 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में आजादी का जश्न मन रहा था तब गांधी जी वहाँ नहीं थे। वो बंगाल के नोआखली में थे जहाँ वो हिंदू मुस्लिम दंगों की आग बुझाने के लिए नंगे पैर गांव-गांव घूम रहे थे। तो क्या गांधी जी बंटवारे के जिम्मेदार थे? वो एक बेबस पिता की तरह थे जो अपने बच्चों को लड़ने से नहीं रोक सका। क्या उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप सही है या वो सिर्फ अपने सिद्धांतों पर चलने की कोशिश कर रहे थे? ये चौथा और शायद सबसे बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं भगत सिंह की फांसी और अन्य विवादों पर। गांधी जी पर लगे आरोपों की लिस्ट लंबी है। तो और मामले हैं जिनका जिक्र जरूरी है। पहला है शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के मामला। आलोचक आरोप लगाते हैं कि गांधी जी ने इन क्रांतिकारियों को बचाने के लिए पूरी कोशिश नहीं की। मार्च 1931 में जब गांधी एरबिन पैक्ट पर बात हो रही थी तो सबको उम्मीद थी कि गांधी जी तीनों की फांसी का माफ करवाने की शर्त रखेंगे, लेकिन समझौते में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। आलोचक कहते हैं कि गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे, क्रांतिकारियों के हिंसक तरीकों को पसंद नहीं करते थे और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर भगत सिंह को बचाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड थोड़ा सा अलग कहानी बताते हैं। गांधी जी ने वार सराय एरबिन से कई बार भगत सिंह की फांसी रोकने की अपील की। उन्होंने फांसी वाले दिन भी एरबिन को एक पर्सनल चिट्ठी लिखी, लेकिन ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी देने पर अड़ी हुई थी। ये भी एक सच है कि भगत सिंह ने खुद कभी दया की याचिका नहीं डाली। तो क्या गांधी जी और कुछ कर सकते थे? उनके समर्थक कहते हैं कि गांधी जी ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आलोचक मानते हैं कि अगर महात्मा चाहते तो वो अपने प्रभाव का इमोशनल करके फांसी रुकवा सकते थे। दूसरा मामला है 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का। जब आंदोलन अपने चरम पर था तब उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस एक हिंसक घटना से गांधी जी इतने दुखी हुए कि उन्होंने तुरंत पूरे देश के आंदोलन को वापस ले लिया। नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेता भी उनके एक फैसले से हैरान थे। आलोचक कहते हैं कि ये गांधी जी की एक हिमालयन ब्लेंडर थी जिसने आजादी की लड़ाई को कई साल पीछे ढकेल दिया। लेकिन गांधी जी के लिए साधन हमेशा साध से ज्यादा जरूरी थे। उनका मानना था कि अगर आजादी हिंसा के रास्ते से मिली तो वो सच्ची आजादी नहीं होगी। तो इन सभी तथ्यों, तर्कों और विवादों के बाद हम वापस अपने असली सवाल पर आते हैं। क्या गांधी जी वाकई महात्मा थे? हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में उनके शुरुआती विचारों पर नस्लवाद के आरोप लगे, लेकिन वही उन्होंने सत्याग्रह जैसे हथियार भी दुनिया को दिया। हमने उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को देखा जो एक तरफ आध्यात्मिक शुद्धि की चरम कोशिश लगते हैं तो दूसरी तरफ पावर का एक खतरनाक दुरुपयोग। हमने जात व्यवस्था पर अंबेडकर जी के साथ उनके गहरे मतभेदों को समझा। हमने बंटवारों के घावों को कुरेदा और देखा कि कैसे एक ही इंसान पर देश तोड़ने का आरोप लगता है जबकि वो अंत तक अखंड भारत के लिए लड़ता रहा। इस कहानी का कोई आसान जवाब नहीं है। गांधी जी कोई देवता नहीं थे, वो एक इंसान थे और इंसानों की तरह वो भी कॉम्प्लेक्स थे। उनमें भी कमियां थी, उन्होंने गलतियां की, शायद कुछ बहुत बड़ी गलतियां भी। उनके कुछ काम आज के नैतिक पैमानों पर बिल्कुल खरे
नहीं उतरते। लेकिन शायद महात्मा का मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान कभी कोई गलती नहीं कर सकता। शायद इसका मतलब है एक ऐसी असाधारण और निस्वार्थ खोज जो करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। गांधी जी ने एक डरे हुए, आत्मविश्वास को खो चुके समाज को खड़े होना और अपनी आवाज उठाना सिखाया। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई बिना हथियार उठाए भी की जा सकती है। तो इन तथ्यों के आधार पर क्या आप उन्हें महात्मा कहेंगे? क्या उनकी अच्छाइयाँ और उनका बलिदान उनकी गलतियों और उनके विवादों पर भारी पड़ता है, या उनकी गलतियाँ इतनी गंभीर है कि महात्मा की उपाधि एक बोझ लगती है? इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि इतिहास किसी एक इंसान की लिखी कहानी नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली बहस है जिनमें हर पीढ़ी को अपने हीरो को दोबारा जांचने का हक है। अब आपकी इस पूरी बहस पर क्या राय है? क्या गांधी वाकई महात्मा थे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार विस्तार से बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, ताकि ये जरूरी बातचीत और लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही अनबाइस्ड गहरे ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमने अपनी पिछली वीडियो में मदर टेरेसा के डार्क रियलिटी के बारे में बात किया है। उसको देखने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसे देख सकते हैं। अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे लेकर आए हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।